वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर एंड स्केलर को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो जिस प्रकार हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को देखा था, वो हमारा रेट मेजरर है। उसको हम लोग देखे थे कि वो काइंड ऑफ रेट मेजरर है, मीन्स दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का रेट ऑफ चेंज को वो वहाँ से हम लोग उसमें पढ़े थे। तो इस प्रकार जो इंटीग्रेशन है वो हमारा काइंड ऑफ समेशन है और काइंड ऑफ एडिशन है। इसको हम लोग अगर देखने के लिए चाहेंगे तो सपोज़ हमारे पास एक y और x में एक रिलेशन है और y और x का एक कर्व है। सपोज़ दैट इज़ इस प्रकार से कुछ है, ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा Q है। तो इस कर्व में इन बिटवीन P एंड Q क्या एरिया बन रहा है, इस चीज़ को हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन से सीखते हैं। तो इसको अगर हम लोग इसको अगर देखना चाहेंगे तो सपोज़ ये हमारा x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, तो एट सम डिस्टेंस a अलोंग x एक्सिस हमने एक पॉइंट चूज़ किया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इस y इज़ इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ कहें ये y इज़ इक्वल्स टू हमारा fx है, तो इस इंस्टेंट जो इस फंक्शन का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल्स टू हमारा fa हो जाएगा। और सपोज़ यहाँ पर कोई q पॉइंट है, तो इस यहाँ पर अगर हम लोग y की वैल्यू को अगर चूज़ करेंगे तो सपोज़ ये लेंथ अगर हमारा b हो रहा है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर ये लेंथ हमारा b हो रहा है, तो इस इंस्टेंट जो y का वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा f ऑफ b। तो इस प्रकार हम लोग देखते कि इन बिटवीन fa एंड fb यहाँ पर कितना एरिया स्वैप हुआ है और कितना एरिया कवर हुआ है। तो इस पार्ट को ही, इस चीज़ को ही हम लोग काइंड ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ समेशन भी है। तो इसको करने के लिए हम लोग चलिए पहले छोटे से टर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। सो लेट PQ be a curve, let PQ be a curve, the point P corresponds to, ये पॉइंट हमारा B रहेगा और यहाँ तक का लेंथ x है, यहाँ तक का लेंथ a है। सो ये पॉइंट हमारा a रहेगा। सो द पॉइंट P corresponds to x इज इक्वल्स टू a। मीन्स जब x की वैल्यू a हो रहा है तो हमारा y का वैल्यू देखिए यहाँ पर जो है वो p बन रहा है। अगेन जब x की वैल्यू b हो रहा है तो y का वैल्यू सपोज हमारा q बन रहा है। एंड इसको लिख सकते हैं, एंड q corresponds to x इज इक्वल्स टू, सो x इज इक्वल्स टू b। तो इस प्रकार अगर हमने लिया, तो अब सपोज़ हम इस पर्टिकुलर पिक्चर में अगर ऐसा करें कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम P एंड Q जो है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना का ट्राई करेंगे, तो अगर हमने P से और B से, जैसे यहाँ पर हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये हमारा A पॉइंट बना, ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगेन यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस प्रकार से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते रहेंगे, दैट मीन्स हम लोगों ने अगर पैरेलल टू y एक्सिस हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया, तो फर्स्ट इसको लिखते हैं। सो ड्रॉन परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P and Q on the x-axis
so as to cut at सपोज इस पॉइंट का नाम यहाँ पर अप टू ये लेंथ हमारा a है और अप टू दिस पोजीशन हमारा लेंथ b है। सो अगर इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने a दिया और इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने b दिया, तो हम लोगों को ये जो है छोटे से a और b को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जस्ट यहाँ तक का डिस्टेंस ए लिया और यहाँ तक का डिस्टेंस अगर बी लिया और इस पॉइंट को हमने ए बी के टर्म्स में लिया, क्योंकि हमने इसको पी क्यू लिया था तो इसका जो एरिया होगा सो इन द टर्म्स ऑफ पी ए बी क्यू में हम लोग कैलकुलेट कर पाए। सो हम लोगों ने इसको कैपिटल ए और कैपिटल बी लिया और यहाँ तक का पोजीशन स्मॉल है और यहाँ तक का पोजीशन स्मॉल बी है। सो एज टू कट एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो इस प्रकार हम लोगों ने P और Q से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया फर्स्ट में, वो हमारा A पॉइंट और B पॉइंट पर जो है वो एक्स एक्सिस को मीट हो रहा है। और बाद में फिर हम लोग इसी तरह और भी डिफरेंट पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस। ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एम है, सो यहाँ जो हमारा एम है वो है टू फाइंड द एरिया ऑफ पी ए बी क्यू। सो ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने P पॉइंट और नेक्स्ट Q पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट में और नेक्स्ट हम लोग फिर और भी डिफरेंट लोकेशन से फ्रॉम द कर्व हमने पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हमने लाइंस ड्रॉ किया। तो इस प्रकार अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं एरिया ऑफ पी ए बी क्यू। तो इसमें हमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होगा टू फाइंड द एरिया ऑफ पी ए बी क्यू, सो फर्स्ट जो स्टेप होगा हमारा दैट इज़, हमने यहाँ पर जो लाइंस और भी डिफरेंट पॉइंट से ड्रॉ किया है, तो अगर हम उसको लिखना चाहें तो उसको हम लोगों ने क्यों ड्रॉ किया है। तो ये देखिए, अगर हमारे पास P से अगर कोई लाइन पी ए है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और Q से जो लाइन है Q भी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इसमें जब हम और भी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर कर्व को हम पार्टीशन कर रहे हैं, मींस डिवाइड कर रहे हैं इन सो मेनी पार्ट्स। तो अगर हम सो मेनी पार्ट्स में या डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं और बाद में इस डिफरेंट पार्ट्स को, अगर इस डिफरेंट पार्ट के इनसाइड जो भी एरिया है उस एरिया को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ पी ए बी क्यू है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम इसी तरह प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग स्टेप्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम लोग कहते हैं डिवाइड दी लेंथ ए बी, जो हमारा ऑन द एक्स एक्सिस है, इन n इक्वल एलिमेंट्स, ईच ऑफ लेंथ जो होगा, अगर सपोज अलोंग एक्स एक्सिस है, सो उसको अगर हम लोग डेल्टा एक्स बोल रहे हैं, तो B हमारा फाइनल पार्ट पोजीशन है और A हमारा इनिशियल पोजीशन है। तो इसके ही विद इन दिस ही हम लोगों को पार्टीशन करना है। तो अगर हमने सपोज n टाइम्स पार्टीशन किया तो एक इंस्टेंट में, मीन्स एक पार्ट का जो लेंथ होगा वो डेल्टा x होगा। देखिए यहाँ पर अगर हमने इक्वल पार्टीशन किया, मीन्स A टू दिस P टू दिस पॉइंट जो लेंथ है वही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, वही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, मीन्स हमने इक्वली पार्टीशन किया। तो जो इक्वली पार्टीशन हो रहा है वो B और A पॉइंट के बीच में हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा B माइनस ऑफ A
और अगर हमने n टाइम्स पार्टीशन किया तो उसको डिवाइडेड बाय अगर n कर लेंगे तो ये जो हमारा एक पार्टीशन है उसका लेंथ हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक पार्टीशन का लेंथ ढूंढ लिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि एक पार्टीशन का लेंथ क्या है ये पता करना। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को केयर करें तो सपोज ये जो हमारा एक एलिमेंट्री पार्ट है और एक पार्ट है, उसमें अगर ये हमें लेंथ मिल रहा है और ये हाइट अगर हम लोगों को पता चल जाएगा तो अगर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एरिया मालूम पड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये एरिया भी मालूम होगा, ये एरिया भी और रेस्ट ऑफ ऑल द एरिया भी हम लोगों को मालूम हो जाएगा। और इन द नेक्स्ट स्टेप अगर हम इन सारे एरियाज को ऐड कर लेंगे तो हम प्रैक्टिकली यही तो कर रहे हैं, PABQ का जो है वो एरिया ढूंढ रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, फ्रॉम the ends of each small length we draw lines parallel to the y-axis। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट नहीं किया है उसी को हम लोगों ने लिख रहे हैं कि हम जब यहाँ पर बार बार ये लाइन ड्रॉ कर रहे थे, मीन्स बार बार पार्टीशन कर रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, ये सारे लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल ही तो ड्रॉ हो रहा था। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इसको जब 10 टाइम्स जो है वो पार्टीशन किया, मीन्स फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन P टू द लास्ट पोजीशन Q, हम लोगों ने जब इक्वली डिवाइड किया तो वहाँ पर हम लोग किस प्रकार कर रहे थे, तो वाई एक्सिस के पैरेलल ही लाइन को ड्रॉ कर रहे थे। एट द एंड ऑफ ईच स्मॉल लेंथ, देखिए कैसे, जब हमारा फर्स्ट लेंथ था वो यहाँ पर एंड हो रहा था तो यहाँ पर से हमने एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया। नेक्स्ट इंस्टेंट तो यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस था वो डेल्टा एक्स था। नेक्स्ट इंस्टेंट ये भी हमारा डेल्टा एक्स होगा। तो जो हमारा सेकेंड टाइम एंड हो रहा है वहाँ से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल टू द वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर थर्ड पार्ट से फिर फोर्थ पार्ट से। जो इस प्रकार हम लोग एट एवरी इंटरवल और एवरी एंड हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो रहा है। जो थर्ड स्टेप है ये समझना थोड़ा सा और केयर करना जरूरी है। देखिए, फ्रॉम द पॉइंट्स वेयर these lines cut the given curve we draw short lines parallel to x-axis। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस थर्ड स्टेप में क्या कहा जा रहा है कि जब हमने फर्स्ट इंटरवल के एंड से, सपोज यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंटरवल एंड हो रहा था, जो लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है जो कर्व को टच कर रहा है, इस पॉइंट से अगर हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर इस पॉइंट से हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करें, फिर हम वहाँ से जहाँ पर हमारा सपोज ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकेंड इंटरवल, सपोज यहाँ पर हमारा सेकेंड इंटरवल एंड हुआ तो इस पॉइंट पर इसने जो कर्व को टच किया तो उस पॉइंट से अगेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर जो थर्ड इंटरवल है वहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगेन फोर्थ इंटरवल पर जो कर्व को टच कर रहा है वहाँ से हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा ट्रायंगल्स यहाँ पर बन रहा है। ये स्मॉल ट्रायंगल, ये स्मॉल ट्रायंगल, अगेन ये स्मॉल ट्रायंगल, अगेन ये स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा सपोज यहाँ पर जो हो रहा है ये हमें
एक रेक्टेंगल का शेप मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा जब ये यहाँ पर से लेंगे तो ये हमको एक छोटा सा यहाँ पर पिक्चर में तो नहीं दिख रहा, पर इस तरह से हम लोग को छोटा सा ट्रायंगल मिलेगा हर एक इंटरवल के लिए। तो अगर हमारा आइडिया ये है कि अगर हम लोग इस स्मॉल ट्रायंगल को छोटा से छोटा बना देंगे, दैट मीन्स ये स्मॉल ट्रायंगल, सपोज ये छोटे से ट्रायंगल को हम लोग स्मॉल ट्रायंगल्स इस तरह से लिख रहे हैं। सो स्मॉल ट्रायंगल्स का जो है वो एरिया अगर टेंड्स टू 0 हो जाए, मीन्स काफ़ी छोटा हो जाए, तो उस इंस्टेंट में इस कर्व में जो टोटल एरिया है वो इस रेक्टेंगुलर बार्स के एरिया के समेशन का इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आइडिया भी यही है कि जो यहाँ पर जो स्मॉल ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसको छोटा से छोटा रखने का। तो ये कब पॉसिबल है, अगर हम इसको छोटा से छोटा रखने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पर, तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ और भी केयर कर लेते हैं। वो क्या, जो हमने ये दो लाइंस बनाए मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी वजह से क्या हो रहा है तो ये कमेंट कर लेते हैं। दिस कंस्ट्रक्ट्स, ये क्या कर रहा है, हमारे लिए एक रेक्टेंगल बना रहा है। सो दिस कंस्ट्रक्ट दी रेक्टेंगुलर बार्स, ये डिफरेंट रेक्टेंगुलर बार्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार जब हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये रेक्टेंगुलर बार किस तरह से बना रहा है, तो यहाँ पर देखिए जब हम एक पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ हो रहा है और एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारे लिए एक रेक्टेंगुलर बार्स बन रहा है। अगेन ये पैरेलल, ये दो लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस और ये दो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो हमारे लिए रेक्टेंगुलर बार्स बन रहा है। तो इस प्रकार ये थर्ड स्टेप होने से हम लोगों को रेक्टेंगुलर बार्स का शेप मिलता है। जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमारा एक आइडिया है, और वो आइडिया क्या है, दी सम ऑफ एरियाज ऑफ these n rectangular bar is calculated। सो इसमें जो हमारे पास ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बार्स बने हैं, अगर हम लोग उसका एरिया कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करें या उसका एरिया कैलकुलेट करने का ट्राई करें, तो सपोज उसके एरिया को हम लोग आई बार से अगर लिख रहे हैं तो ये एरिया हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो देखिए इस पिक्चर को अगर हम लोग केयर करें तो हमारे पास जब ये ए पॉइंट पर था तो जो हाइट था वो एफ ए हो रहा था हमारा। तो एफ ए को अगर हम लोग डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो रेक्टेंगुलर बार है उसका हम लोग को एरिया मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग ये लिखना चाहेंगे, देखिए एफ ए इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हमारा जो है वो क्या हो रहा है, इसमें फर्स्ट रेक्टेंगुलर बार का जो है हम लोग को एरिया मिल रहा है और मिल जा रहा है। सपोज जो सेकेंड रेक्टेंगुलर बार है, इफ सपोज ये हमारा सेकेंड रेक्टेंगुलर बार है, तो देखिए यहाँ पर तक ए था, सपोज यहाँ पर तक ए था और इसमें डेल्टा एक्स का हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखिए इस पॉइंट को जो सेकेंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको ए प्लस ऑफ डेल्टा एक्स बोल सकते हैं। ए प्लस ऑफ डेल्टा एक्स हम लोग इस पार्ट को बोल रहे हैं। अब जो हमारा सपोज जो एक्स में इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा एक्स से इंक्रीमेंट हुआ है, सो उसकी वजह से एक वाई में भी इंक्रीमेंट हुआ है, और जो वाई में इंक्रीमेंट हुआ है वो भी हमारा कैसे, देखिए जो हमारा यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ही जो देखा था वो क्या, जो y इज़ हमारा फंक्शन ऑफ x है। तो फर्स्ट इंस्टेंट जब हम x का वैल्यू a ले रहे थे तो जो हमारा y था वो fa बन रहा था। तो अब अगर हम लोगों ने सपोज चेंज को देख रहे, मीन्स y में और x में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से हम लोग अगर देखने का ट्राई करेंगे तो इस पोजीशन पर जो हमने यहाँ से बढ़ के x a प्लस डेल्टा ऑफ x किया तो हमारे पास जो y का वैल्यू आ रहा होगा, सो इधर भी जो इस इंस्टेंट जो हमारे पास
y में जो वैल्यू आ रहा होगा, अगर डेल्टा एक्स से चेंज हो करके, तो वो जो हमको y का वैल्यू मिल रहा होगा वो एफ ए प्लस ऑफ डेल्टा एक्स मिल रहा होगा। तो सेकेंड इंटरवल में जो हमारे पास एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एफ ए प्लस ऑफ डेल्टा एक्स, और अगेन जो हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंथ है वो तो डेल्टा एक्स ही है। ठीक इसी प्रकार अगर अगले इंटरवल के लिए चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस ए से ही हम अगर मेज़र करें, क्योंकि ए हमारा लोअर लिमिट बनेगा, अभी इस चीज़ को हम बाद में सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक बार इंक्रीमेंट हुआ तो दूसरे टाइम ये 2 बार इंक्रीमेंट होगा और लेंथ तो फिक्स है। सो इस प्रकार ये हमें देखिए, जब हम सेकेंड टाइम पर थे तो यहाँ पर x के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डेल्टा x के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स n माइनस ऑफ 1 के टर्म में ये चल रहा है। तो इसी प्रकार जब हम लोग n टर्म पे होंगे तो ये हमारे पास आएगा एफ ए प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू डेल्टा एक्स, और ये वाला जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करना होगा अगेन डेल्टा एक्स। तो इस प्रकार हमारा जो है ये टोटल एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। तो आइडिया जो है वो हमारा टोटल एरिया कैलकुलेट करने का इस तरह से है। तो अब इस प्रकार देखिए, अगर हम लोग इसको समेशन के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ अगर इस तरह से लिखना चाहे, इसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको एक छोटा सा कमेंट कर लेते हैं, द एबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, देखिए ये जो हमारे पास है वो आई बार है, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, तो देखिए अगेन ये जो हो रहा है हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन चल रहा है, मीन समेशन जो हो रहा है, अभी इससे हम लोग बाद में इंटीग्रेशन बनाएंगे जब डेल्टा एक्स को टेंड्स टू 0 करेंगे तो उस इंस्टेंट ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। अभी समेशन के टर्म में है, तो जब ये समेशन के टर्म में है तो यहाँ पर जो सपोज़ हमने इसको लिया यहाँ पर एफ एक्स के टर्म में हम लोगों को लेना है और डेल्टा एक्स, इनका ही तो हम लोगों को क्या कह रहे हैं कि समेशन करना है। तो अगर हम यहाँ पर वेरिएबल मीन्स टर्म जो वेरी कर रहा है 1 2 3 4 और 5, तो उसके लिए अगर हम लोग एक्स आई लिख रहे हैं तो ये लेंथ हमारा सबके लिए फिक्स हो रहा है। तो जो हमारा आई वेरी कर रहा है, देखिए आई जो हमारा वेरी कर रहा है वो आई हमारा 1 से लेकर के n तक जो है वो वेरी हो रहा है। तो आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के हमारा n तक वेरी हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग इसका जो एरिया है आई बार, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ 1 आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स आई डेल्टा एक्स। तो इस प्रकार ये जो है हमारा इस टोटल टर्म के लिए ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सपोज़ ये जो अभी एक्सप्रेशन हम लोगों को मिला इसको हम लोग इक्वेशन 1 रख लेते हैं। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। तो अब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का आइडिया लाने का अगर ट्राई करेंगे तो वो क्या होगा, हम लोग को डेल्टा एक्स को छोटा से छोटा रखना पड़ेगा। तो देखिए एज वी इंक्रीज the number of interval n, अगर हमने नंबर ऑफ इंटरवल n को बढ़ाने का मतलब क्या है कि हमने बहुत सारे पार्टीशन इसमें किए हैं। तो जब बहुत सारे पार्टीशन कर देंगे तो उससे हम लोगों को होगा क्या कि देखिए यहाँ पर अगर इस पिक्चर को केयर करें तो जब हम लोग इसमें बहुत सारा पार्टीशन करेंगे तो ये सपोज ये यहाँ पर आ जाएगा, और भी छोटा सा पार्टीशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्मॉल ट्रायंगल्स बन रहा है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, मीन्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा इसके इनसाइड का एरिया। तो हमारा यही आइडिया है मेन कि हम लोगों को इस इंटरवल को जो है ना वो इस इंटरवल में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीशन करना है। सो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल इन the vertices of the bars touch
the curve PQ at more points। सो ज़्यादा से ज़्यादा वो वाई एक्सिस को मीन्स उस कर्व को डिफरेंट पॉइंट पर जो है वो टच करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो स्मॉल ट्रायंगल्स है उसका एरिया छोटा से छोटा हो जाएगा एंड द टोटल एरिया ऑफ द स्मॉल ट्रायंगल्स डिक्रीजेस, छोटा होने लगेगा। और जब ये एरिया छोटा होने लगेगा तो हम इसको इस तरह ले लें कि इतना छोटा हो चुका है कि वो अगर 0 बन जाए। सो इफ डेल्टा एस becomes if area of delta s, अगर हम लोग इस तरह से लिखें, एरिया ऑफ डेल्टा एस becomes 0 सो बेटर होगा। इसको हम लोग इफ एक बार फिर से ही लिख लें। सो इफ एरिया ऑफ डेल्टा एस टेंड्स टू 0, अगर ये हमारा इतना छोटा हो जाए कि ये 0 के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन सच केस और इन सच ए लिमिट द सम बिकम्स, जो ऊपर का हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, बिकम्स द एरिया। देखिए, अगर हमने इसमें से डेल्टा एस को इतना छोटा बना दिया कि ये टेंड्स टू 0 हो गया, जो स्मॉल ट्रायंगल्स था, तो ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है ये अब क्या होगा, तो ये कुछ हम लोगों के लिए ऐसा बन जाएगा कि द एरिया, उसको अगर हम लोग आई से डिनोट करें, पहले ये हमारे पास आई बार था, अगर इसको हम लोग आई से डिनोट करें तो उस इंस्टेंट ये क्या हो रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू हमारा 0 हो रहा है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था वो i = 1 to n था और fx dx था। अगर इस तरह वो बन जाएगा, जब हमारा डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो जो समेशन का एक्सप्रेशन था वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जब ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता था हमारे डिफ्रेंशिएशन के केस में, तो हम लोग क्या करते थे, एवरेज वैल्यू से डिफ्रेंशिएशन में आ जाते थे। अब रेट मेजरर में हम लोग फिर क्या बोलते थे कि ये टेंजेंट का रूप ले रहा है, मीन्स टेंजेंट सा बन रहा है, तो हम लोग जो है अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर एरिया को काफ़ी छोटा बना रहे हैं, मीन्स उस स्मॉल ट्रायंगल के एरिया को काफ़ी छोटा बना रहे, तो ये जो हमारा समेशन था ये क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं दी expression can also be written। यही एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। फिर कैसे, तो i = इंटीग्रेशन, इस समेशन की जगह हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं। और देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो a to b होगा, क्योंकि हमने a to b के बीच ही इस कर्व को जो है वो डिवाइड किया था। तो ये हमारा हो जाएगा fx, और ये डेल्टा x जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में इसको रिप्लेस कर देते थे, जब डेल्टा x जो है वो हमारा टेंड्स टू 0 हो जाता था तो उसको dx से, तो ठीक इसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी हम लोग इसको जो है वो dx से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो हमारा समेशन था अब ये इंटीग्रेशन बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा कॉमेंट और भी कर लेते हैं, वो क्या, हेयर a इज़ द लोअर लिमिट, जो हमारा a है वो क्या है, तो लोअर लिमिट है, एंड b इज़ दी अपर लिमिट हो जाता है, और हमारा b जो होता है वो अपर लिमिट बन जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन इसमें से ढूंढते हैं, मीन्स समेशन ही करते हैं, काइंड ऑफ समेशन करते हैं
लेकिन कब, जब हमारा इंटरवल काफ़ी छोटा हो जाता है। मीन्स ये काइंड ऑफ हमें ये बता रहा है कि हम इंटीग्रेशन तब कर सकते हैं जब क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, मीन्स पार्टिकल सपोज एक यहाँ है और कुछ फिर दूसरे इंटरवल पर है, फिर कुछ तीसरे बहुत दूर पर है, मीन्स कोई इक्वल पार्टीशन और कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का नहीं है, मीन्स डिस्क्रीट है। तो उस इंस्टेंट हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते, उस इंस्टेंट हम लोग समेशन का यूज़ कर सकते हैं। पर जब हमारा इंटरवल्स काफ़ी छोटा होगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो बाय दैट टाइम हम लोग डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं डी एक्स से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग रेट मेजरर और डिफरेंशिएशन में जब हमारा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाता था तो हम लोग डी एक्स से उसको रिप्लेस करते थे, तो ठीक इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन में भी करेंगे। तो अभी देखिए, अभी हम लोग अगर कुछ कंक्लूज़न यहाँ से ढूंढने का ट्राई करें, सो अगर कुछ कंक्लूज़न लिखने का ट्राई करें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या कंक्लूड किया है, ये पार्ट हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कब इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। सो द इंटीग्रल इज द सम ऑफ ए large number of terms of the type fx और डेल्टा एक्स। इसमें ये डेल्टा एक्स होना इम्पोर्टेंट है, ये डेल्टा एक्स विथ एक्स कॉन्टिन्यूसली वेरिंग। सो एक्स जो है, अब ये डेल्टा एक्स इस टर्म में ये तो होना चाहिए, और वो किस प्रकार से, वो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग, ऐसा ना कि उसमें डिस्क्रीट वेरिएशन हो। अगर डिस्क्रीट वेरिएशन होगा तो बाय दैट टाइम हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो फ्रॉम ए टू बी एंड द number of terms tending to 0, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा जो है वो डेल्टा एक्स जो है वो काफ़ी छोटा हो और एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली वेरी हो रहा हो इन बिटवीन ए टू बी, तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं। अगर सपोज़ यही चीज़ का हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन देखना हो और इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, सो इसका हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा। सो थैंक यू।